अमीर सास की 5 प्रेग्नेंट बहुएं। हद हो गई है तुम तीनों निकम्मियों की। अरे अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? और ये क्या है, इतनी धूल क्यों है इस टेबल पर? लक्षिता, मैना, तरुणा, तुम गरीब परिवार की लड़कियों से मुझे उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए थी। माँ जी, आप थोड़ा समय दीजिए, हम तीनों सब कुछ साफ कर देंगे। घर इतना बड़ा है, टाइम तो लगेगा ही साफ करने में। आ गई ना बात गरीबी पर। तुम तीनों महारानियों ने गरीबी में जिंदगी बिताई है। 2 कमरे के घर में ही रही हो तीनों बहनें। अब बंगला मिल गया तो ऐसे ही बहाने बनाओगी। ऊपर से काली कलूटन है। बस माँ जी, बहुत हो गया। आप कब तक हम तीनों बहनों को काला बोलेंगी? हम काली नहीं है, हमारा रंग बस सांवला है। मैं तो तुम्हें काली ही बोलूंगी, ऊपर से गरीब कहेंगी। दहेज में कुछ सामान देकर भी नहीं भेजा तुम्हारे माँ बाप ने। अरे शुक्र मनाओ, तुम गरीब बहनों की शादी मेरे अमीर बेटों से हो गई। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस नहीं बदला, वही पुरानी सूती साड़ी। वो कहते हैं ना, चांदी की चेन पर सोने का पानी चढ़ाने से चेन सोने की नहीं बन जाती। वही तुम्हारा हाल है। हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम वही हैं और हमें अमीरी का दिखावा करने का कोई शौक भी नहीं है। तुम कर भी नहीं पाओगी। तुम तीनों की तीनों गरीब काली कहेंगी। तुम तीनों बहनों से बोलना मेरे लिए तो दीवार में सर मारने जैसा है। मैं जा रही हूँ, सिर दर्द हो रहा है, चाय भिजवा देना। जी माँ जी। आपको उर्वशी के बर्ताव से हैरानी होगी, पर उसका ये कहना स्वाभाविक था। अमीर होने के कारण वो घमंडी थी। अपनी तीनों बहुएं लक्षिता, मैना, तरुणा को नौकरानी बनाने के चक्कर में उसने अपने बेटों की शादी गरीब घर की लड़कियों से कर दी थी। लेकिन अब सास उर्वशी उन्हें टॉर्चर किया करती थी। उन्हें कालेपन और गरीबी का ताना हमेशा दिया करती थी, जिससे उर्वशी का मन कभी नहीं भरता था। उसके 5 बेटे थे। कुछ समय बाद वो अपने दोनों बेटे छोटे नितिन और मानव की शादी अपनी पसंद की गोरी और अमीर लड़की लावण्या और करिश्मा से करती है। दोनों बहू के गृह प्रवेश करने के बाद उर्वशी उनकी नजर उतारती है। थु 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 थु। अरे वाह, मेरी दोनों अमीर बहू कितनी सुंदर है, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। थैंक यू माँ जी, वी आर ऑलवेज ब्यूटीफुल। हाँ बहन, यू नो माँ जी, जब हम दोनों कॉलेज में थे तो सारे लड़के हमें ही ढूंढते थे और गॉर्जियस प्रिटी गर्ल कहकर पुकारते थे। अरे वाह, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम ही मेरी गोइंका खानदान की अमीर बहू हो। एटलीस्ट इन तीनों से तो बहुत अच्छी हो। यू मीन माँ जी, ये काली और गरीब से दिखने वाली 3 इडियट्स? एंड हु इज शी? ये तुम तीनों की बड़ी जेठानियां हैं। हो, ये माँ जी, ये हम दोनों की बड़ी जेठानियां हैं? लगती तो नहीं है कहीं से भी। सॉरी काली जेठानी जी, बट मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है। वही तो, कहाँ हम चांद का टुकड़ा और कहाँ ये गटर जैसी शक्ल की। बस बहुत हो गया देवरानी जी। तुम्हारी आंखों में अमीरी घमंड के साथ शायद थोड़ा कचरा भी है। साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं बता देती हूँ, इसे काला नहीं सांवला रंग कहते हैं। और सांवले रंग के तो हमारे कृष्ण जी भी थे। She is so ridiculous माँ जी। ऐसी जेठानियां होती हैं क्या? हम दोनों थक गए हैं, हमें अपने कमरे में जाना है। अरे करिश्मा, तुमने गलत कहा है और फिर बुरा मान गई। माफ कर दीजिए भाभी जी। कोई बात नहीं देवर जी, आप भी आराम कर लीजिए। तभी दोनों बहू बेटे अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन दोनों नई नवेली अमीर बहू शॉर्ट ड्रेस पहनकर घर में रहती हैं और घर में कोई काम भी नहीं करती, उल्टा अपने गरीब देवरानी के ऊपर हुक्म चलाती है, जिसमें उर्वशी अपने दोनों अमीर बहू का साथ देती है। एक्सक्यूज मी, बीच वाली मैना जेठानी जी, एक तो पता नहीं क्या नाम है, मैना। वो मैं बोल रही थी कि हम दोनों बहनों को पास्ता खाना है, तो आप बना लेना। सुन लिया ना मेरी बहू ने क्या कहा? अब जाओ और बना कर लाओ। उनकी हर फरमाइश पूरी करनी है तुम तीनों को। तीनों गर्दन झुकाकर अपनी सास और देवरानी का हर काम करती थी, जिसके बाद अमीर बहुएं उन पर अत्याचार करने लग गईं। वक्त बीतता है, उर्वशी की 5 बहू एक साथ गर्भवती हो जाती हैं, जिसके बाद वो अपनी दोनों अमीर बहुओं का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन तीनों गरीब बहुओं के साथ बुरा व्यवहार करती थी। 5 बहू 4 महीने की प्रेग्नेंट थीं। उर्वशी दोनों अपनी अमीर बहुओं को हॉस्पिटल ले जा रही थी कि तभी तीनों गरीब बहू अपने हाथ में रिपोर्ट्स लेकर कहती हैं, माँ जी रुक जाइए, हम भी आपके साथ चलते, हमें भी अपना चेकअप करवाना है। आपने हम तीनों को क्यों नहीं बुलाया? जब आप देवरानियों का भी चेकअप करवाने जा रही हैं तो। तुम दोनों का चेकअप करवाने क्यों जाऊं? वैसे भी कौन सा मेरी गोद में रसमलाई जैसा पोता पोती रख दोगी? एक तो काली, ऊपर से गरीब, और वैसे भी अपनी दोनों बहुओं से प्यार करती हूँ, तुम तीनों से नहीं। माँ जी, हमने आपको कितनी बार कहा है कि हम काले नहीं हैं,
और दूसरी बात, क्या आपके पोता पोती आपके बेटों का अंश नहीं है? आप इन्हें प्यार नहीं करेंगी जो ऐसे बर्ताव कर रही हैं? माँ जी, वी आर गेटिंग लेट फॉर अपॉइंटमेंट, जल्दी चलिए। अगर इन्हें जाना है तो तीनों बहनें सरकारी हॉस्पिटल में चली जाएंगी। गरीबी और कालेपन का तमाशा देखकर तीनों सास बहू हॉस्पिटल चली जाती हैं। दीदी, क्या हम इतने बुरे हैं जो माँ जी हमारे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? अब तो हम गर्भवती हैं, हम तीनों का पहला बच्चा है। जितना प्यार वो उन्हें दे रही हैं, काश हमें भी दे देती। छोड़ो माँ जी की बातों को, हम तीनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और खुद हॉस्पिटल चलते हैं। तभी तीनों खुद हॉस्पिटल जाकर अपनी जांच करवाती हैं और घर आ जाती हैं। हर शाम अमीर सास अपनी दोनों अमीर बहुओं को बहुत सारे फ्रूट्स और गोंद के लड्डू बनाकर उन्हें खाने के लिए देती थी, लेकिन दोनों अमीर बहू वो लड्डू सास के जाने के बाद अक्सर फेंक दिया करती थी। ये माँ जी खुद को समझती क्या है? रोज रोज बोरिंग से घी, काली मिर्च और मेवे वाले लड्डू ले आती हैं। वही तो खाने में बिल्कुल बकवास लगता है। मेरा तो पिज्जा, बर्गर और चीज सैंडविच खाने का मन है, वही ऑर्डर करते हैं। हाँ बहन, वैसे भी हम पर बहुत पैसा है। इस तरह दोनों बहनें गर्भवती के दौरान छुप छुप कर अपने कमरे में बैठकर बाहर का खाना ही खाया करती थीं। लेकिन सास तो इस धोखे में थी कि वो अपनी दोनों अमीर बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही है। वहीं दूसरी ओर उर्वशी अपनी तीनों गरीब बहुओं को कुछ भी बनाकर नहीं खिलाती थी, ना ही उनकी सेहत का ख्याल रखती थी, उल्टा उनसे घर के काम करवाती थी। वहीं दोनों अमीर गोरी बहू बिस्तर पर बैठकर पलंग तोड़ती थी। एक सुबह लक्षिता बहू सास से कहती है, माँ जी, सौरभ जी ने मेवे लाकर दिए थे, अब वो है नहीं रसोई में। हम तीनों को दूध में डालना था। बड़ा आई दूध में डालने वाली, चुपचाप से सादा दूध पी लो, क्योंकि वो मेवे मैंने उन दोनों बहुओं को दे दिए हैं। माँ जी, आप क्या चाहती हैं? हम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखें? आप हमें कुछ भी बच्चों के लिए सेहतमंद चीजें खाने ही नहीं देती हैं। हाँ, नहीं खाने दूंगी गरीबों। इतना कहकर उर्वशी चली जाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। अचानक से आधी रात में दोनों बहनों की तबीयत खराब होती है। फिर उनके पति और सास उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां दोनों की बहुत मुश्किल से डिलीवरी होती है। दोनों के बच्चे कमजोरी के कारण ऑब्जर्वेशन में रखे गए थे। ये बात जानकर उर्वशी डॉक्टर से कारण पूछती है, तो डॉक्टर इस बात के लिए उसे ही ब्लेम कर देता है। डॉक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? मैंने उन्हें अपने हाथ से घर की बनी हुई चीज खिलाई है, ना कि कोई भी चीज बाहर की। मुझे बहू से मिलना है। ये कहकर वो अपनी दोनों बहू से इसका कारण पूछती हैं, तो दोनों बहू कहती हैं, जरूर माँ जी, आपने हमारे खाने में कुछ मिलाया होगा, तभी तो हमारे बच्चे इतने कमजोर हैं। वही तो। ये सुनकर उर्वशी को बहुत बुरा लगता है कि इतने में लक्षिता बहू कॉल करके बता देती है कि दोनों बहू के बेड के नीचे लड्डू और फल सड़ रहे हैं। ये सुनकर उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। अरे शर्म करो तुम दोनों का मैंने इतना साथ दिया, खिलाया पिलाया था कि बच्चे हष्ट पुष्ट पैदा हो, और मुझ पर ही इल्जाम लगाती हो। तुम्हारे सारे लड्डू और फल बेड के नीचे मिले हैं। तुम्हें प्यार करने के चक्कर में मैंने उन तीनों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, उनके बच्चों का ख्याल भी नहीं रखा। माफ कर दीजिए माँ जी, हमने बच्चों के बारे में सोचा ही नहीं, बस अपनी चटोरी जुबान का ख्याल रखा, इसलिए हमने वो सामान फेंक दिया था, पर हम नहीं चाहते थे हमारे बच्चे शीशे में हों। उर्वशी की बात सुनकर दोनों बहुओं को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उर्वशी से माफी मांगती हैं, जिसके बाद उर्वशी उन्हें माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद तीनों बहुएं हिष्ट पुष्ट बच्चों को जन्म देती हैं। ये देखकर उर्वशी बहुत खुश होती है। लक्षिता, मैना, तरुणा, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, इसके बावजूद भी तुम तीनों ने बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रखा। माँ जी, जो होना था सो हो गया, अब आप अपने 5 पोते पोती के साथ खेलिए। इस तरह उर्वशी की अकल आ जाती है। फिर वो अपने 5 पोते पोती के साथ खुशी खुशी खेलती है। ज्वाला देवी अपनी 2 बहुओं और 3 बेटों के साथ रहती थी। उसकी दोनों ही बहुएं सुंदर, गोरी और बहुत ही संस्कारी थीं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अरे बहू, मुझे तेरी ये बात बहुत ज्यादा पसंद है कि तू सारे काम छोड़कर सबसे पहले भगवान का ध्यान करती है। माँ, जिसने हमें ये जिंदगी दी है, आंखें खोलते ही हमें सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सही कहा। ज्वाला देवी अपनी बहुओं के साथ बहुत ज्यादा नरमी से पेश आती थी, लेकिन ज्वाला देवी सभी के लिए इतनी अच्छी और नरम नहीं थी। जैसा उसका नाम था वैसा ही मिजाज। अगर किसी से कोई भी छोटी सी भी गलती हो जाती तो वो बहुत गुस्सा करती थी। ये क्या पूजा बहू, इतने महंगे डिनर सेट का एक प्लेट तोड़ दिया। अरे पता भी है ये सेट चाइना का था,
और देख तूने पूरा सेट ही खराब कर दिया। सॉरी मम्मी जी, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। पूजा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे उबकाइयां आने लगी और वो बाथरूम की तरफ भागी। ये सब देख ज्वाला देवी का गुस्सा मानो एक दम उड़न छू हो गया। सालों का तजुर्बा गलत नहीं हो सकता है। लगता है कि मेरे घर में एक और नन्हा मेहमान आने वाला है। ज्वाला देवी अपनी छोटी बहू पूजा को डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि पूजा भी प्रेग्नेंट है। वाह, मेरी दोनों बहुओं ने तो मुझे दिल से खुश कर दिया है। मेरे घर में एक साथ दो दो वारिस आएंगे। ज्वाला देवी की बड़ी बहू शिखा की प्रेगनेंसी की खबर बस एक हफ्ते पहले ही लगी थी और घर में नन्हे मेहमानों के आने की खुशी में सभी बहुत खुश थे। एक तरफ घर में खुशी का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ ज्वाला देवी के सबसे छोटे बेटे ने कमली नाम की एक अमीर लड़की से शादी कर ली और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया। ये कौन है? इस घर में तो नन्हे मेहमानों के आने की खुशी मनाई जा रही है। ये तू काला सा मेहमान कौन ले आया? माँ, ये मेरी पत्नी है कमली। हम दोनों ने एक साथ राम जी के मंदिर में शादी कर ली। क्या? अरे तूने एक बार भी अपनी माँ से पूछना बेहतर नहीं समझा? माँ। क्या माँ? चल यहाँ से दफा हो जा। माँ, आप कमली को उसको साबित करने के लिए एक मौका तो दो। आप पहले ही मुझे घर से मत निकालो। क्या मतलब एक मौका? मुझे किसी से भी मौका वौका लेने की जरूरत नहीं है। अगर इस बुढ़िया को हमें घर में रखना है तो रखे, वरना मुझे इसकी चापलूसी करने का कोई शौक नहीं है। ओहो, जबान तो देखो कैची से भी तेज है। इसे कतनिया को ज्यादा मत चला, वरना मुंह से हाथ डालकर खींच लूंगी। अरे अरे माँ, आप गुस्सा मत करो। कमली की ना तबीयत ठीक नहीं है, बस इसीलिए ये आपसे इतना बोल गई। इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। आ जाओ कमली। सभी दरवाजे पर खड़े कमली के तेवर देखते रह गई। कमली पहली ऐसी लड़की थी जिसने ज्वाला देवी का मुंह बंद किया था। हमारी देवरानी तो बड़ी तेज निकली माँ जी। ये तो आपको भी मुंह पर सुनाकर चली गई। ज्वाला बिना किसी से कुछ बोले वहां से चली गई। गौरव ने कमरे में जाकर कमली से पूछा, कमली, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ बहुत गुस्से वाली है, फिर भी तुमने उनसे ऐसे बात की। अरे अगर गुस्से वाली हैं तो अपना ये गुस्सा अपनी जेब में रखें। मुझे किसी के भी नखरे या गुस्सा देखने की आदत नहीं है, और जितनी जल्दी आप और आपकी माँ इस बात को समझ लोगे उतना ही अच्छा होगा। कमली अपनी बात पूरी करके सिर तक चादर ढककर लेट गई। कमली, कमली, मेरी बात सुनो कमली। गौरव ने उसे बहुत आवाजें दी, लेकिन कमली ने उसकी एक भी आवाज का जवाब नहीं दिया। इसी तरह से अब कमली को अपनी ससुराल में एक हफ्ता बीत चुका था। न उसकी अपनी जेठानियों से बनती थी और न ही उसकी जेठानियों की उससे। और तो और ज्वाला भी कमली से नाखुश ही रहती थी। एक दिन कमली खाना बना रही थी कि तभी अचानक उसे जोर का चक्कर आया और वो वहीं बैठ गई। क्या हुआ देवरानी जी, तुम अचानक बैठ क्यों गई? मुझे अचानक ही सब घूमता हुआ दिखाई दे रहा है और मेरा जी भी बहुत मिचला रहा है। वो गॉड, कहीं तुम्हें डॉक्टर से अपना चेकअप कराना चाहिए। कमली गौरव के साथ चेकअप के लिए गई तो उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर गौरव तो बहुत खुश हुआ, लेकिन कमली जरा भी खुश नहीं हुई। क्या हुआ कमली, तुम खुश नहीं हो क्या? शट अप, मैं किसी बच्चे का बोझ नहीं संभाल सकती हूँ। कमली ऐसा बोलकर मुंह फुलाकर वहां से आ गई। गौरव ने जब यह खुशखबरी घर वालों को सुनाई तो सभी बहुत खुश हुए, सिवाय कमली के। न जाने ये लोग इतने ज्यादा खुश क्यों हैं। मुझे तो कोई बच्चा नहीं चाहिए। कमली ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहां उसकी दोनों जिठानियां आ गईं। माँ बनने का एहसास तो हर लड़की की जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास होता है, तो फिर तुम क्यों खुश नहीं हो कमली? शट अप, आप लोगों को तो न जाने क्या क्या अच्छा लगता है। नहीं, इस मामले में तुम गलत हो कमली। तुम अभी तो ऐसा बोल रही हो, लेकिन तुम देखना, अभी कुछ दिनों बाद तुम खुद इस बच्चे के दुनिया में आने का इंतजार करोगी। मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि ये बच्चा इस दुनिया में आए। पता नहीं ये कौन सी आफत मेरे पीछे लग गई है। तुम अभी इस सबको महसूस नहीं कर पा रही हो। खैर, वक्त तुम्हें हर चीज की अहमियत बता देगा कमली। कमली की जिठानियां उसे समझाकर चली गईं। इसी तरह देखते ही देखते समय बीत गया और शिखा और पूजा को डिलीवरी पेन शुरू हो गया। मेरी बहुओं, हिम्मत से काम लो, हम लोग बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। ज्वाला गाड़ी में अपनी बहुओं को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उन्होंने बहुत ही सुंदर सुंदर एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। हाय मेरा शहजादा कितना सुंदर है। भाभी, मेरी शहजादी को तो देखो, एकदम फूल सी कोमल है। अपनी भाभियों को देखने वहां कमली और गौरव भी पहुंचे।
और उन्हें अपने कुछ घंटों के बच्चों के साथ इतना खुश देखकर कमली की भी माँ की ममता जाग उठी। गौरव को उन बच्चों को खिलाते देख कमली मंद मंद मुस्कुरा रही थी। लगता है कि हमारी देवरानी के मन में भी अब कुछ कुछ हो रहा है। सही कहा आपने। इन बच्चों को देखकर तो अब मेरा भी मन कर रहा है कि बस जल्दी से मेरी गोद भी भर जाए। ज्वाला अपनी दोनों बहुओं को एक हफ्ते बाद घर ले आई। सभी नन्हे मेहमानों के साथ बहुत खुश थे। अब कमली का बर्ताव भी बच्चों में घुल मिलकर बहुत बदल चुका था। इसी तरह 1 महीना बीत गया और कमली को भी डिलीवरी पेन शुरू हो गया। घबराओ मत कमली, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सभी बेसब्री से बाहर इंतजार कर रहे थे कि तभी कमली के बच्चे के भी रोने की आवाज आई। उसने अपनी ही तरह एक सुंदर सी सांवली लड़की को जन्म दिया था। आखिर तुम इस दुनिया में आ ही गई। पता है मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कमली की ये बात बाहर खड़ी उसकी सास और जेठानियों ने सुन ली। देखा बहू, माँ की ममता होती ही अनमोल है। इस ममता ने तेरा भी घमंड पिघला दिया और तुझे तेरे बच्चे से प्यार करने को मजबूर कर दिया। सभी ने ज्वाला की बात को स्वीकारा। अब कमली का घमंड भी पूरी तरह टूट चुका था और अब पूरा परिवार एक होकर खुशी खुशी रहने लगा। अरे छोड़ दो मेरे बेटे को, कहाँ लेकर जा रहे हो? आखिर इसने किया क्या है? तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, जिसके जुर्म में हम उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। आखिर मेरे पति ने ऐसा क्या चोरी किया जिसके जुर्म में आप उन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हो? तुम्हारे पति ने एक सुनार की दुकान से कई सारे हीरे चोरी किए हैं और वो भी 1 करोड़ के। अरे बेटा, क्या ये सब सच है? हाँ माँ, यह सब सच है। मुझे दारू पीनी थी और मेरे पास पैसे नहीं थे, जिस कारण मैंने चोरी की। ये सब अपने बेटे के मुंह से सुनने के बाद कौशल्या कुछ भी कह नहीं पाती और वो पुलिस को अपना काम करने देती है। माँ जी, आपने इतनी आसानी से अंकित जी को जाने क्यों दिया? अरे बहू, उसने गलती की है। एक तो कमाता नहीं है, कई बार तो घर में से सामान चोरी करके भी बेचा है अंकित ने। उसकी जिंदगी का सबक उसे मिलना बहुत जरूरी है। ऐसा कहकर कौशल्या अपने घर में चली जाती है, जिसके बाद नीलम और कौशल्या शाम के खाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी देखो, घर में राशन भी खत्म हो गया है। अभी का तो काम चल जाएगा, लेकिन कल सुबह हमारे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब हम लोग क्या करें? अरे बहू, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक काम करते हैं, कल सुबह हम अपने लिए कोई काम ढूंढने निकल जाएंगे। दोनों सास बहू बचा कुचा खाना बनाकर खा लेती हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, दोनों काम ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी उन्हें अपने पास काम पर नहीं रखता, जिसके बाद वो चलते चलते भूखी प्यासी यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं। नीलम बहुत ज्यादा थक जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमारे पास कोई काम नहीं है। पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया, हमें किसी ने कोई काम नहीं दिया। तू चिंता मत कर बहू, भगवान अगर हमारा एक रास्ता बंद कर रहा है तो दूसरा जरूर खोलेगा। ऐसे ही वो दोनों चलते चलते एक नान रोटी सब्जी वाले की दुकान पर आकर रुक जाती हैं। उन दोनों को बहुत तेज भूख लगती है। माँ जी, बहुत जोरों से भूख लगी है, अब क्या करें? मेरे पास एक तरकीब है, चल बहू। दोनों सास बहू नान रोटी सब्जी की दुकान पर जाकर वहाँ के एक आदमी से कहती हैं, देखिए, हमारे पास पैसे नहीं हैं और हमें बहुत जोरों से भूख भी लगी है। क्या आप हमें थोड़ा सा खाना दे दोगे? उसके बदले हम आपकी दुकान के जूठे बर्तन धो देंगे। ये बात है। वैसे भी आज बर्तन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तुम दोनों खाना खा लो, उसके बाद बर्तन धोकर जाना। नीलम और कौशल्या दोनों सास बहू नान रोटी सब्जी खाकर वहाँ के झूठे बर्तन धोना शुरू कर देती हैं, जिसके बाद वो दोनों जाने से पहले महेश से कहती हैं, हमने सुबह से यहाँ से वहाँ बहुत काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन किसी ने हमें कोई काम नहीं दिया। आपके यहाँ बर्तन धोने वाली नहीं है, अगर आप चाहो तो हम दोनों को यहाँ पर काम करने के लिए रख सकते हो। महेश उन दोनों को काम पर रख लेता है, जिसके बाद वो दोनों खुशी खुशी अपने घर लौट आती हैं। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो दोनों महेश के पास काम करने के लिए आ जाती हैं, जिसके बदले महेश उन दोनों को सुबह शाम नान रोटी और सब्जी खिला दिया करता था, लेकिन वो उनसे 2 गुना ज्यादा काम करवाया करता था। एक दिन नीलम अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम कब तक ऐसे इनके पास काम करते रहेंगे? मैं तो कहती हूँ हमें भी नान रोटी का काम शुरू कर देना चाहिए, इसमें बहुत कमाई है। ये सब तो ठीक है बहू, लेकिन इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा? कौशल्या के कहने के बाद बेचारी नीलम परेशान हो जाती है। तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है। वो उसे उतार कर अपनी सास से कहती है,
माँ जी, मैं जानती हूँ एक औरत के लिए उसके सुहाग की निशानी बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन फिलहाल मेरा सुहाग जेल में बंद है और हम यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। हमारे मरने से अच्छा है कि मैं अपना मंगलसूत्र किसी दुकान में गिरवी रख दूं और उन पैसों से हम नान, रोटी और सब्जी की दुकान खोलें। लेकिन बहू, ऐसा करते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसे ही हमारे पास पैसे आएंगे हम इस मंगलसूत्र को गिरवी से उठा लेंगे। कौशल्या नीलम के साथ मिलकर उसका मंगलसूत्र गिरवी रख देती है, जिसके बाद वो दोनों मिले हुए पैसों से एक छोटी सी नान, रोटी, सब्जी की दुकान खोलते हैं, जिसके बाद उनकी दुकान में ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे, तुम्हारे यहाँ से नान, रोटी, सब्जी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक प्लेट नान, रोटी, सब्जी की लगा दो। कौशल्या और नीलम दोनों सास बहू मिलकर काम करती हैं और फौरन नान, रोटी, सब्जी लगा देती हैं। अर्जुन को उन दोनों की नान, रोटी, सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। अरे वाह, तुम्हारी दुकान में तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया जाता है। अब मैं कल अपने कई दोस्तों को यहाँ पर लेकर आऊंगा। ऐसे खाकर वो पैसे देकर वहां से निकल जाता है। वहीं दिन भर उनकी दुकान में कई लोग आते हैं और नान, रोटी, सब्जी खाकर जाते हैं, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। रात को वापस घर पर लौटते हुए नीलम अपनी सास से कहती है, ये लीजिए माँ जी, आज हमने पूरे 3000 रुपए की कमाई की है। अरे वाह बहू, तेरा आइडिया तो जबरदस्त चल रहा है। अब हम इन पैसों से अपनी सभी परेशानियों को सही से दूर कर लेंगे। अब दोनों सास बहू नान, रोटी, सब्जी की दुकान रोजाना लगाने लगती हैं। देखते ही देखते उनकी सभी परेशानियां दूर होने लगती हैं और वो पैसा इकट्ठा करने लगती हैं। जैसे उनके पास थोड़ा पैसे इकट्ठा होता है, वो दोनों अंकित को जेल से छुड़ा लेती हैं। अंकित के आने के बाद कौशल्या उससे कहती है, देखा बेटा, तेरे जाने के बाद हम दोनों सास बहू की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हमने कई दिन भूखे रहकर निकाले, लेकिन बड़ी मुश्किलों के बाद हमारा नान, रोटी और सब्जी का काम शुरू हुआ। अब तू हमारे साथ मिलकर नान, रोटी, सब्जी में हमारा हाथ बटाइयो। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी से कहता है, आप दोनों ने मेरे न होने पर इतना कष्ट उठाया। अरे मैं ही पागल था, दारू के नशे में मैंने न जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए और खुद की नौकरी भी बर्बाद कर दी। लेकिन जेल में जाने के बाद मुझे अच्छा सबक मिला है। आज के बाद मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे वाह, आपने तो बहुत जल्दी समझ लिया। बस अब हम तीनों मिलकर नान, रोटी, सब्जी का काम करेंगे और अपनी सभी परेशानियों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। अगले दिन अर्जुन अपनी माँ और अपनी पत्नी के साथ मिलकर उनकी नान, रोटी और सब्जी का काम करवाने में हाथ बटाने लगता है। एक तरफ नीलम सभी लोगों के ऑर्डर ले रही होती है, तो दूसरी तरफ कौशल्या नान, रोटी, सब्जी बना रही होती है। वहीं तीसरी तरफ अर्जुन सभी कस्टमर्स को उनका ऑर्डर दे रहा होता है। ऐसे ही एक साथ मिलकर वो तीनों कुछ ही समय में एक बहुत बड़ी नान, रोटी, सब्जी की दुकान खोलते हैं। देखते ही देखते पूरे गांव में उनकी दुकान बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है और उनकी अच्छी खासी कमाई भी होने लगती है।